अच्छा, सबसे पहले देखो आप लोगों के नोट्स खोल लो, उसमें रिग्रेशन और कोरिलेशन है। एक दफा हम लोग डाटा एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले रिग्रेशन है आप लोगों का पेज नंबर 33 पे, और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैंने क्लास में दे दिए थे कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो एक दफा सबने परफॉर्म कर भी लिए थे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आई वो एक दफा देख लें। अच्छा, सबसे पहले दो आप लोगों के पास कॉलम्स हैं, प्राइस का और क्वांटिटी सोल्ड। तो सबसे पहले आप लोगों ने पेपर में, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले एक तो आपने ये जज करना है, अगर ना बताया हुआ हो कि एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक है, डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो उसके बाद जज करके ना, तो अगर ना बताया हो तो फौरी तौर पे ना आप लोगों ने एक्स और वाई लिख लेना है उसके साथ। जिस तरह यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्राइस है, तो इंडिपेंडेंट प्राइस के साथ जल्दी से एक्स लिख लेना और क्वांटिटी सोल्ड के साथ आप लोग वाई लिख लेना। वरना आप लोगों को पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन दूंगी कि बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एक्स क्या है वाई क्या है, वरना मैं खुद बता रही हूँ, ठीक है। तो उस चीज की टेंशन नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, डाटा एंटर करना है, ठीक है। अब प्राइस, पहला कॉलम प्राइस का है और दूसरा कॉलम क्वांटिटी। तो सबसे पहले 25 वैल्यू है, फिर 45 है, और फिर क्या है 30, 30 के बाद 50, फिर 35, 40 और 65। चलो ये वैल्यूज हैं आप लोगों की। और इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ तो 118 और 105, 112, उसके बाद है 100, 111, 108 और 95। ठीक है, तो एक दफा हम लोग डाटा एंटर कर लेते हैं। अब उसके बाद देखो आप लोग क्वेश्चन में वेरिएबल व्यू में आ जाओ। क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज क्या है, डेसिमल्स में नहीं है, तो हमें डेसिमल को, जब डेसिमल में ना हो वैल्यूज, डाटा वैल्यूज, तो फिर आप लोगों ने डेसिमल्स को जीरो कर देना। अदरवाइज जितने डेसिमल होंगे उतने आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेने हैं, या उसको इस एरोस की मदद से वो पुट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे नाम लिखो कि डाटा व्यू में सबसे वेरिएबल टू, ये देखो डेसिमल्स खत्म हो गए। वेरिएबल टू में आप लोगों ने क्या किया था, प्राइस का, तो यहाँ पे हम क्या नाम लिख देंगे, प्राइस। पी कैपिटल कर लेना करना हुआ तो। और यहाँ पे आप लोगों का क्वांटिटी सोल्ड, तो आप लोग इसको स्पेस के बगैर लिख दो, या एक मिनट, स्पेस के बगैर, हाँ स्पेस नहीं आता वो, तो आप लोग जो है इसको क्वांटिटी अंडरस्कोर करके लिख सकते हो या डैश करके लिख लेना, ठीक है, ऐसे कर। क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आप लोगों का आ गया डाटा। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे नाम के साथ आ गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये, अच्छा एक चीज है कि प्राइस का अगर आप लोगों ने याद रखना है ना डाटा उसमें करते वक्त, तो प्राइस के साथ शुरू में ही आप लोग ऐसे ब्रैकेट में एक्स लिख लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं आएगा तो अंडरस्कोर डाल के लिख लो। और यहाँ पे जो है ऐसे होगा। और क्वांटिटी सोल्ड में अंडरस्कोर डाल के वाई, ताकि वो याद रहे। और सिंपली टाइम बचाने के लिए एक्स और वाई भी कर सकते हो, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी की वजह। तो रिग्रेशन के लिए आप लोगों ने सबसे पहले ये काम किया, और फिर जाना किसमें है, ये रिग्रेशन एनालाइज में जाना है, ठीक है। एनालाइज में जाके और फिर पेपर में भी ऐसे ही लिखने हैं स्टेप, सबसे पहले कि एनालाइज, और पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है आप लोगों ने, जस्ट जैसे नोट्स में लिखा है ना, नोट्स में देखो एनालाइज लिखा हुआ है, एरो डाली हुई है रिग्रेशन। तो सबसे पहले एनालाइज में हम गए, ये लिख देना जरूर कि क्लिक एनालाइज, और फिर एरो, एरो की ही आप लोगों ने मार्क करना है उसको, ठीक है। उसके बाद हम रिग्रेशन लिखना है, और रिग्रेशन में हम किस में जा रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। मैंने आपको उसी में बताया था ना कि हम लोग लीनियर रिग्रेशन करते हैं, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, एक्स की पावर 1 है, तो ये लीनियर रिग्रेशन है। ये सारा कॉन्सेप्ट उस दिन हमने किया था। तो लीनियर में जाना है, ठीक है। तो आप लोग के नोट्स में भी यही स्टेप है, पेपर में भी इतना ही लिखना है, ठीक है। लिख लो ना, सोल्यूशन के आगे स्टेप्स लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने 1 में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एंटर द वेरिएबल्स, तो वही का आप लोगों ने इतना सा ही लिखना है। अच्छा, ये देखो ये विंडो ओपन हो गई। अब वही बात वो पूछ रहा है, डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। तो आप लोगों के पास ये, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, डिपेंडेंट जो होता है वो बाय होता है, ठीक है, ये मिक्स ना कर देना बस। रिग्रेशन में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। और इंडिपेंडेंट क्या एक्स है, ठीक है, बस। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें और भी आ रही हैं, अगर कहा हुआ हो ना, खोल के देख लेना स्टेटिस्टिक्स में उन्होंने क्या क्या
है हमारे पास। तो ये देखो एस्टिमेट्स कहते हैं ए और बी को, ठीक है, नोट्स के ऊपर बेशक लिख लो। एस्टिमेट्स क्या होंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के एस्टिमेट्स ए और बी, ठीक है। मॉडल फिट y इक्वल्स टू a प्लस bx वाला वही। आर स्क्वायर्ड चेंज इसको कर लो बेशक, ठीक है। और ये बाकी हमें नहीं चाहिए, कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। वैसे आर स्क्वायर चेंज भी खुद ही आ जाता है, लेकिन आप लोगों ने करना हुआ तो कर लेना, इस चीज को इतना, इसका इतना इशू नहीं है। एस्टिमेट्स का बस याद रखना कि ये आप लोगों का टिक ऑलरेडी हुआ है, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो ये एस्टिमेट्स ए और बी को कहते हैं। कंटिन्यू कर दो। प्लॉट्स, अच्छा प्लॉट्स खोल के देखो, प्लॉट्स में क्या है। अब ये चीज है, अच्छा प्लॉट्स आप लोगों ने अभी नहीं किए, इसको ऐसे ही रहने दो। और ऑप्शंस में क्या है, मतलब एक दफा ना ये मैं इसीलिए कर रही हूँ, नोट्स में नहीं है आप लोगों के, इसीलिए कर रही हूँ कि एक्सप्लोर कैसे करते हैं, कि आप लोगों को अगर कुछ आ जाता है पेपर में, एक्स्ट्रा कोई चीज आ जाती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये तो हो के क्या क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों को अगर हो के नहीं है, हमने नहीं किया हुआ, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखो, ठीक है बस, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं, बस आर स्क्वायर को मैंने एहतियातन टिक कर दिया, वरना उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी खास। तो सिर्फ हमने एक्स और वाई को शिफ्ट किया, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ओके करो इसको। ओके करोगे तो आउटपुट विंडो खुद ही ओपन हो जाएगी। इस विंडो को अगर एक्सपैंड करें तो देखो यहाँ पे आप लोगों के पास नोट्स में 3 टेबल्स बुक किए हैं। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जो बाकी जो चीज हमें सिर्फ रिक्वायर्ड हो उस पर ध्यान देना, जो चीज नहीं रिक्वायर्ड उस पर आप लोगों ने फोकस नहीं करना। तो सबसे पहले आप लोगों को मॉडल समरी है जो आप लोगों के उसमें है, तो आर स्केयर की वैल्यू मैंने कहा था, ये आर स्केयर, जो आर स्केयर है ना, डबल स्केयर कर दिया उसको। आर स्केयर आप लोगों को, जिसे वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं, वो आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को बताओ, आप लोगों ने आर नहीं वो यूज करना, या एडिटर खोल के आर स्केयर नहीं, आर नहीं आप लोगों ने करना, एडजस्टेड आर स्केयर नहीं करना, ये जरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को आर स्केयर ये वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, तो ये आप लोग लिख लो यहाँ पे, वहां नोट्स के ऊपर मेंशन कर लो और एरो डाल के कि ये। मैम आपकी स्क्रीन पे वो मतलब आंसर शीट नहीं शो हो रही है, हमने अपनी स्क्रीन पे कर लिया लैपटॉप के। मैम अगर आपकी भी हो जाती थोड़ा इजी हो जाता। अच्छा आउटपुट विंडो नहीं शो हो रही, नो मैम। चलो जरा यस मैम, नहीं हो रही। ठहरो, ये आउटपुट विंडो फिर वो ना, अच्छा स्क्रीन वाइज आता है, ठहरो। हाँ जी अब हो रही है। यस मैम। चलो ठीक है, अब मैंने वो स्क्रीन शेयर कर दी है, पहले वो मैंने आउटपुट उसकी, सॉरी जो एडिटर विंडो थी ना वो शेयर की थी, तो इस वजह से। अच्छा ये देखो, ये है आर स्केयर की वैल्यू, ठीक है ना, तो ये आर ये इग्नोर कर देना है, ये एडजस्टेड आर स्केयर इसको भी नहीं हमने करना, और मैम अगेन बता दें यहाँ से। मैं वही तो बता रही हूँ कि ये एडजस्टेड आर स्केयर नहीं करना आप लोगों ने, आर नहीं करना, और ये जो बाकी कॉलम्स है ना इसको भी आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए, ठीक है। सिर्फ आर स्केयर जो है ना 0.968, ये आप लोगों के नोट्स में भी मेंशन है, वैल्यू 0.968 ही आती है। इसको इस आर स्केयर के ऊपर आप लोग नोट्स के ऊपर भी लिख लो कि ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोर्स आउटलाइन में भी लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ये आर स्केयर अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने रिग्रेशन वाला काम ही करना है सारा। और जब हम ओके करेंगे तो हमारे पास मॉडल समरी में आर स्केयर की वैल्यू आती है, वो यहाँ से देख के लिख देना, ठीक है। और इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, बस मुझे रिमाइंड करवा देना, ठीक है। आर स्केयर की क्या इंटरप्रिटेशन होती है, बाकी ए और बी की तो मैंने वैसे मार्क करवा दी थी, लेकिन एक जगह लिख के ना मैं फिर सेंड कर दूंगी ताकि सब वहां से देखें। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट आप लोगों को मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड क्या थी, आर स्केयर की वैल्यू, बाकी सब कॉलम्स को इग्नोर, ठीक है, आप लोगों के यूज में नहीं है। उसके बाद देखो इसको एनोवा टेबल भी हमारे पास आता है, इसको भी इग्नोर करो, ये भी आप लोगों ने नहीं किया हुआ, आप लोग के सिलेबस में रिग्रेशन की टेस्टिंग नहीं है। टेस्टिंग क्या होती है आप लोग नेक्स्ट पढ़ोगे, तो रिग्रेशन की टेस्टिंग नहीं है आप लोग के सिलेबस में, कोफिशिएंट्स पे आ जाओ, ठीक है। कोफिशिएंट वाले टेबल पे अगर आते हो तो मैंने ये क्या कहा था कि आप लोगों का जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों की किस चीज की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है, ठीक
ठीक है, मॉडल याद है ना, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो यस a, मैम। तो कांस्टेंट के ऊपर एरो डाल के ना लिख लो a, ठीक है, नोट्स के ऊपर लिख लो a, कि ये a की मैम वैल्यू आपने होती उस है। दिन लिखवाया था। हाँ बस ठीक है, मतलब अगर किसी का मिस हो गया है ना तो यहाँ से लिख लो। वैसे तो सारा कुछ मैंने तभी एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन बस एक दफा परफॉर्म करके दे रही हूँ ना, कि जिसके पास ज्यादा इशू तो उन्हीं बच्चों का होता है जिनके पास कंप्यूटर नहीं होता। और नीचे जो बी की वैल्यू है वो ये प्राइस एक्स में वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू ये है 130.467, ये बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड एरर बीटा टी सिग्निफिकेंट ये अभी के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। टी मैं बाद में करवाऊंगी लेकिन फाइनल के टाइम, ठीक है, अभी आप लोगों ने T2 में नहीं करना। ये ए की वैल्यू है 130.467, इसके सर्कल करके साथ ए लिख दो या इसको ए लिख दो। और प्राइस एक्स यानी कि बी, ये बी है हमारे पास, ये क्या है -0.566, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या था, रिग्रेशन की इक्वेशन आ जाएगी y = a + bx और ये r² की, ठीक है। तो फिलहाल इसमें से इतना ही करना था। मैम ये आउटपुट कैसे आई थी दोबारा बता दें, जब आपने डाटा एंटर किया था तो ये सामने आउटपुट कैसे आई थी? एनालाइज में जाके रिग्रेशन में नहीं गए, रिग्रेशन में गए हैं, लीनियर में गए हैं, शिफ्ट किए हैं वेरिएबल्स और ओके कर दिया, आउटपुट खुद ही आ जाएगी। y इधर कर दिया डिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट में x ओके किया है, तो हमारे पास आउटपुट विंडो खुद ही ओपन हो। अच्छा उसके बाद देखो, माइक फॉर ही ऑफ कर दिया करो, क्वेश्चन पूछ के शोर हो रहता है। तो अच्छा अगर आप लोग अपने नोट्स में देखो, ये स्कैटर प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट अभी जो है ना, अभी के लिए आप लोग कर दो, जब मैं ग्राफ्स की वीडियो बनाऊंगी ना तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी, वरना अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सारे के सारे जो मैं ग्राफ्स बना रही हूँ ना तो की वीडियो जब बनाऊंगी तो फिर आप लोग तब देख लेना। सबसे नीचे आ जाओ, आप लोगों की रिग्रेशन इक्वेशन लिखी है y = a + bx, y की जगह प्राइस लिखा हुआ है, x की जगह क्वांटिटी लिखा हुआ है और a और b की दोनों की वैल्यूज पुट की है। बस इतना सा काम था। और नीचे आप लोगों ने क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है, जो कि मैं आप लोग को लिख के सेंड कर दूंगी। अच्छा उसके बाद वाला जो काम है ना वो आप लोग का नहीं है, मल्टीपल रिग्रेशन वाला वो आप लोगों ने नहीं करना नोट्स में, ठीक है, आप लोगों के उसका नहीं है, जस्ट वो है मल्टीपल रिग्रेशन के लिए टेस्टिंग और सारा कुछ। अच्छा इधर आ जाओ कोरिलेशन पे, इसी डाटा पे कोरिलेशन हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों का डाटा यही, हाँ इसी पे दिया हुआ है। अच्छा कोरिलेशन है आप लोगों का पेज नंबर 36 से, ठीक है। रिग्रेशन के लिए इतना ही करना था। कोरिलेशन है पेज नंबर 36 पे। 36 पेज पे अगर जाते हो तो उसमें देखो स्टेप्स क्या दिए हैं, एनालाइज में ही जाना है आप लोगों ने। अब पहले रिग्रेशन में जाते थे और फिर लीनियर में जाते थे, अब क्या है कोरिलेट में जाना है, ठीक है। कोरिलेशन हम लोग कर रहे हैं और ये नीचे दो तरह की तीन तरह की कोरिलेशन होती है। सबसे पहले क्या बाइवेरिएट में जाओगे अगले, ठीक है। दो का आप लोग को कर रहे हो, पार्शियल कोरिलेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, वो क्या होती है उससे भी आप लोगों का कोई वो भी नहीं है। यहाँ पे देखो बाइवेरिएट, ठीक है। 3 स्टेप्स में हम गए, एनालाइज में गए, उसके बाद हम कोरिलेट में गए और फिर बाइवेरिएट क्लिक किया तो ये वाली विंडो हमारे पास ओपन हो गई। अच्छा अब देखो मैंने उस दिन क्लास में कहा था ना कि रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जबकि कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। हाँ तो यस मैम। इसीलिए उसने वेरिएबल विंडो खाली ओपन कर दी है कि दोनों वेरिएबल हम साथ ही x और y दोनों को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट अलग अलग कॉलम नहीं बने हुए, बस उसने कहा दो जो से भी वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक ही क्वेश्चन पे रिग्रेशन और कोरिलेशन लगा रहे हैं, पेपर में जरूरी नहीं है, पेपर में आप लोगों को कोरिलेशन अलग से आ सकता है, तो समझ जाना कि उसमें आप लोगों को ये x और y लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो बस इतना सा आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया। और फिर वही बात के ऑप्शंस को अगर देखना चाहो कि क्या क्या होता है तो देख लो, ये उन्होंने हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको फाइंड करेंगे तो टिक कर देंगे, जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो है ऐसे ही रहने देना। पेयर्स ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये देख रहे हो, स्पेयरमैन, कैंडलस्टॉ या पियर्सन, ये 3 तरह की कोरिलेशन फॉर्मूलाज हैं। ये तीनों जो है ना स्टैटिस्टिशियंस थे, इन्होंने जो है अपने अपने कोरिलेशन के फॉर्मूला निकाले थे। तो बस वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सी कोरिलेशन निकालनी है, तो पियर्सन ही यूज करोगे, तो वो पहले से टिक है, ठीक है। उसको आप लोगों को कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी एज इट इज रहने देना।
ठीक है, इसको आप लोग वो करोगे और फिर क्या है, इसको ओके कर दो। ओके किया तो ये देखो मैम यहाँ पे आपने x और y डलवाया है, तो मैम अगर हम x की जगह पहले y वाली वैल्यू अगर डाल दें तो कोई मसला तो नहीं होगा नहीं कि? नहीं, कोई मसला नहीं होगा, वही बात ना, क्योंकि इक्वल इंपॉर्टेंस है ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो कोई मसला नहीं होगा, पहले वो शिफ्ट कर दो दूसरा शिफ्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं। यस मैम। अच्छा ये देखो आउटपुट विंडो को मैं जरा बड़ा किया तो क्या है, ये कोरिलेशन का वो रिग्रेशन की तो तीन टेबल्स आ रहे थे ना एनोवा, क्योंकि रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, रिग्रेशन की टेस्टिंग भी होती है और भी बड़ा कुछ होता है, इसी वजह से ना, तो कोरिलेशन का एक ही टेबल है। अब कोरिलेशन के टेबल के लिए आप लोग देख रहे हो यहाँ पे उन्होंने जो है वो ये उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू भी डाली है, फिर वही बात कि आप लोगों का लिंक किससे है, जो कोरिलेशन की जो वैल्यू है ना उससे, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट लेवल, इससे आप लोगों का भी लिंक नहीं है, ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो चूंकि ऑब्वियसली साथ में एक्स्ट्रा चीजें दे देता है कि और जिसने फाइंड करनी हो टेस्टिंग वगैरह तो वो इसी से कर ले। आप लोगों ने ये देखना है, देखो उसने क्या है अलग अलग सब दोनों की कोरिलेशन दे दी है तो एक ही कोरिलेशन, ये क्या वैल्यू आती है ये वाली, ठीक है, एक्स में उसने यहाँ पे करके दे दिया कि एक्स और वाई की क्या कोरिलेशन है, यहाँ पे देख रहे हो, इस इधर एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर वाई है, तो एक्स और वाई की क्या कोरिलेशन है -0.984, और सेम कोरिलेशन वाई और एक्स की भी है। फिर वही बात कि वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई कुछ भी कर लो, कोरिलेशन दोनों की एक ही रहती है, ऐसा नहीं होता कि एक्स को पहले डाल दिया या वाई को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देख रहे हो दोनों की वैल्यूज यहाँ पे ये 0.984 -0.984 दोनों में यही आता है, तो इसका मतलब क्या है, कोरिलेशन क्या है हमारे पास -0.984, जो कि बहुत हाई कोरिलेशन है, टू मच हाई कोरिलेशन है, और लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी लेस हो रही है, ठीक है, हाँ ये मतलब है इसका, तो वरना बहुत हाई 98% बनती है तो बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन है, मतलब ऑलमोस्ट 100% के क्लोज है, तो ये बहुत ज्यादा है, या 1 के क्लोज, हमें स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में ये कहना चाहिए कि 1 के क्लोज है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन। अब क्लियर हो गया, ये रिग्रेशन कोरिलेशन का इतना सा कॉन्सेप्ट था। यस मैम। अच्छा अब नेक्स्ट जो है ना आप लोगों का छोटा सा नॉर्मल का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी उसकी, उसके लिए देखो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन, अच्छा स्क्रीन अभी मेरी नजर आ रही है ना प्रॉपर सबको, ये माइक्रोसॉफ्ट की मैंने यस मैम। चलो यस ठीक। मैम। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप किया था कि ताकि आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन से समझ लो, मैं बाद में ना प्रैक्टिस के लिए एक आध क्वेश्चन और भी शेयर कर दूंगी आप लोगों को डिफरेंट सा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द NCAA considers a student a partial qualifier if the combined set score is at least 720, यानी किसी बच्चे का अगर कंबाइंड सेट स्कोर, सेट एक टेस्ट होता है, ठीक है, अगर उसका टेस्ट में कम से कम मिला के सब सब्जेक्ट्स के ओवरऑल मिला के 720 मार्क्स आते हैं तो वो पार्शियल क्वालिफायर हो जाएगा, यानी आधा क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है, एथलीट बनने के लिए। तो नीचे जो है इंफॉर्मेशन दूसरी क्या दी हुई है, यानी कि 720 पे वो क्वालिफाई कर जाएगा, एक तो ये बात बताई गई है, दूसरा क्या बताया है कि सेट स्कोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 1026, मीन बताया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हुआ है 209, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ना मैं आप लोगों को क्लास में थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी, ये क्योंकि ये मैंने क्लास में नहीं बताया था तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ इसका, तो लेकिन मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो परफॉर्म कैसे करने हैं अभी सिर्फ उसको देखो। अच्छा तो मीन आप लोगों ने ये देखना है कि मीन आप लोगों का 1026 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों का 209, ठीक है, तो ये बात जहन में रखनी है। उसके बाद पूछा क्या हुआ, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे हुए, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु टेक द सेट वुड बी पार्शियल क्वालिफायर्स, हमने चेक करना है कि कितने प्रोपोर्शन हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्शियल क्वालिफायर होंगे, उन बच्चों को देखना है जिनके क्या है सेट के स्कोर किस रेंज में लाई कर रहे हैं, 720 से 820, 720 तो क्वालिफाइंग स्कोर है ना, लेकिन हमने ये चेक करना है कि 720 से 820 जिनके स्कोर्स आए हैं तो वो कितने बच्चे हैं जो कि हमारे पास पार्शियली क्वालिफाई करते हैं, ठीक है।
तो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसको समझने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मेन ध्यान किस चीज पर देना है कि आप लोगों को मीन दिया हुआ हो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो और ये चीज बताई हुई हो, ये बिटवीन 720 एंड 820। आप लोगों को बाकी जो पूरी स्टेटमेंट थी ना उससे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जब आप लोग इतनी समझ में आ जाएगी ना कि मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो चीज पूछी हुई है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेट स्कोर। तो सेट स्कोर का कहा हुआ है कि उसका हमें बताओ कि बिटवीन 720 से 820 में कितने वो लाई कर रहे हैं। तो इसकी जो फॉर्म होगी ना ये इस तरीके से लिखेंगे हम। प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड करनी है कि हमारे पास x, यहाँ पे हम इसको सेट स्कोर को x कह देते हैं, हमारा x जो है वो लाई कर रहा है किसके दरमियान में, 720 और 820 के दरमियान। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसको मैंने स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिख दिया, ये इंग्लिश में फॉर्म है और ये उसकी स्टैटिस्टिकल फॉर्म है कि हमने ये फाइंड करना है इसको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की कि हमारे पास x यानी कि सेट स्कोर में जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे वो किस रेंज में लाई कर रहे हैं, 720 से 820। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब देखो इसको फाइंड कैसे करना है आप लोगों ने। 720 और 820 है। अच्छा चलो देख लो, इसी में विंडो में मैं एंटर करती हूँ, 720 कर दो और 820। ठीक है, 720 और 820 मैंने एंटर कर दिए। ठीक है, और उसके बाद देखो मीन याद रखना 1026 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 209। ठीक है, अच्छा बस इतना ही करना है। इसको आप लोग जो है ना वेरिएबल व्यू में डेसिमल बस पीछे कर दो और ये हमारे पास है क्या, सेट स्कोर्स हैं, तो SAT इसको टाइप कर दो। यानी एक ही विंडो पे हम मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो आप लोगों को बार बार विंडो क्लोज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नॉर्मल के लिए आप लोगों ने ये बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, कंप्यूट वेरिएबल में जाना है, ये आप लोग ना लिख लो क्योंकि आप लोगों के नोट्स में नहीं है। किस में जाना है नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज के लिए, ट्रांसफॉर्म में, कंप्यूट वेरिएबल में, मैं आप लोगों को क्लास में लिखवा दूँ। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, एक मिनट मैं रीसेट कर लूँ इसको। कि ये विंडो आप लोगों के पास ओपन हो जाती है, एक किस्म का कैलकुलेटर सा ओपन हो जाता है। ठीक है, अच्छा ट्रांसफॉर्मर के आगे आपने किस में किया है, कंप्यूट वेरिएबल, ये देखो ये पहले वाला है। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। अच्छा ये विंडो ओपन हो जाती है तो आप लोग देखो कि यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स हमने जो एंटर किया वो शो हो रहे हैं, ये टारगेट वेरिएबल्स वो शो हो रहा है और यहाँ पे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ये सारा। अच्छा आप जरा गौर से देखना, आप लोगों ने परफॉर्म क्या करना है, आप लोगों ने बेसिकली नॉर्मल का CDF फाइंड करना। ठीक है, क्या फाइंड करना है, नॉर्मल का CDF। ये मैं फिर वही कह रही हूँ कि अगर ना समझ में आए एक तो दोबारा इसको देख लेना और क्लास में मैं एक दफा समझा दूंगी इसको सारा दोबारा से। ठीक है, टारगेट वेरिएबल में हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि हमने नॉर्मल की प्रोबेबिलिटीज करनी है तो प्रोबेबिलिटी ही लिख लो, यानी वो वेरिएबल जो हमने फाइंड करना है अभी। ठीक है, उसको खुद से नाम दे दो, प्रोबेबिलिटी कर लो, नॉर्मल का नाम दे दो, CDF का नाम दे दो, अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो सबसे पहले इसको फिल किया, अभी बाकी को छोड़ दो। ठीक है, इसको इसकी तरफ अभी हमने नहीं जाना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फॉर्मूला की लिस्ट देखी है, फंक्शन ग्रुप, और उसमें पूरी लिस्ट है कि क्या फाइंड करना चाहते हो आप लोग। ठीक है, उसमें से तो अभी हमने क्या फाइंड, ये देखो काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, CDF। ठीक है, तो आप लोग इसको मैंने देखो क्लिक किया ही, अभी मैंने एक ही क्लिक किया था, डबल क्लिक नहीं किया, सिंगल क्लिक किया तो उसने नीचे देखो CDF से रिलेटेड इतने सारे वो लिख दिए कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का CDF फाइंड करें। ठीक है, याद रखना हम लोग क्या फाइंड करें, नॉर्मल का CDF होता क्या है वो मैं तो क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका ना मैं आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। CDF पे जब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो उसने नीचे वाले बॉक्स में ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, बर्नौली ये भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बीटा ये भी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल। ठीक है, कॉशी, आप लोगों के सिलेबस में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल। तो जरा नॉर्मल को ढूंढो यहाँ से, क्या कहाँ पे आता है ये, CDF डॉट नॉर्मल। ठीक है, बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस को इग्नोर कर देना, CDF डॉट नॉर्मल को क्लिक करो। ठीक है, क्लिक किया, एक दफा मैंने क्लिक किया तो ये देख रहे हो ये एरो हाईलाइट हो गया और ये उसने डिटेल बताना शुरू कर दी है कि ये उसकी डिटेल होती है, ये फॉर्मूला होता है। CDF डॉट नॉर्मल को एक दफा क्लिक किया मैंने
और ऊपर वाले एरो से ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, देखो आगे पीछे एरो इस तरह की होती है ना कि कहाँ पे शिफ्ट करना है, क्योंकि अब हम नीचे से क्लिक करके ऊपर को शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले एरो पे सबसे पहले क्या किया, CDF एंड नॉन सेंट्रल CDF पे क्लिक किया। उसके बाद उसने इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस की लिस्ट दे दी, उसमें से नॉर्मल पे क्लिक किया और ऊपर उसको शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब देखो उसने ना नॉर्मल का CDF नॉर्मल का पूरा फॉर्मूले की फॉर्म दे दी है, CDF डॉट नॉर्मल, आगे 3 क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। तो क्वेश्चन मार्क में हमने लिखना क्या है, ये देखो ये लिखना, उसने खुद बता रहा है वो CDF डॉट नॉर्मल ये फॉर्मूला होता है। ब्रैकेट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्वांट का मतलब क्वांटिटी, जो भी हम लोग क्वांटिटी अभी स्टडी कर रहे हैं ना वो होती है। तो अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, सेट स्कोर। ठीक है, तो वो वहां पे यहाँ पे ये आ जाएगा मीन क्या आ जाएगा, जोन सा उसका मीन होगा वो आ जाएगा, वो आप लोगों को गिवन होगा। ठीक है, मीन आप लोगों को हर क्वेश्चन में गिवन होगा, आप लोगों ने खुद नहीं निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी आप लोगों को गिवन होगा, या वेरिएंस गिवन होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। अगर वेरिएंस गिवन हो तो अंडर रूट ले लेना बस। ठीक है, सिंपल। तो क्वांटिटी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये देखो 3 क्वेश्चन मार्क की जगह सबसे पहले क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, सेट स्कोर। तो सेट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे यानी कि इसको, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसको हाईलाइट रखो, सेट पे क्लिक करो और उसको यहाँ पे शिफ्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को मतलब कि खत्म कर देना, ये देखो दोबारा देख लो, क्वेश्चन मार्क को बैक स्पेस करके ये कर्सर को इधर ही रखना और शिफ्ट कर देना, तो वो पहली वाली उसकी जगह पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो क्वांटिटी की जगह पे सेट आ गया, हमने खुद नाम दिया था ना सेट का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मार्क को बैक करके क्या लिखना है, क्या आता है, मीन। तो मीन क्या है हमारे पास, 1026। ठीक है, टाइप करो इसको 1026। और थर्ड क्वेश्चन को वो करके क्या आप लोगों ने बैक करके क्या टाइप करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि क्या है 209। तो ये देखो हमारा फॉर्मूला सही तरह से पुट हो गया। उसने यही कहा था ना, क्वांटिटी कॉमा मीन कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने क्वांटिटी सेट है यहाँ पे, हर क्वेश्चन में डिफरेंट कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसी का नाम लिखना। टारगेट वेरिएबल ये हमने खुद नाम दिया था प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नया फॉर्मूला कैलकुलेट करें ना, पी प्रोबेबिलिटी, तो इज इक्वल्स टू ये आप उसने कैलकुलेटर में वो टाइप कर दिया, CDF डॉट नॉर्मल सेट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बस इतना करना है आप लोगों ने, यानी ये एक किस्म का खुद कैलकुलेटर में क्रिएट करना है आप लोगों ने। इसको ओके करोगे तो ओके आउटपुट विंडो में तो वो बस इतना शो करता है कि हमने एग्जीक्यूट कर दिया। इसको मिनिमाइज करो तो प्रोबेबिलिटी ये देखो, उसने 720 की प्रोबेबिलिटी दे दी 0.07, 820 की प्रोबेबिलिटी दे दी 0.16। ठीक है, इतनी समझ में आ गई है। तो यानी कि वो क्या करेगा, जब हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे ना, तो वो आपको आंसर किस तरह से दे देगा, 720, हर जितने भी वेरिएबल्स टाइप करोगे। यहाँ पे अगर हमने 3-4 किए होते, वैसे तो इतने करते नहीं होते, लेकिन सपोज अगर हमने किए होते तो वो हर वेरिएबल उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी। तो 720 की प्रोबेबिलिटी मेरे लैपटॉप पे उसने, मैम मैंने किया तो उसने लैपटॉप पे 0.50 दी है प्रोबेबिलिटी। नहीं, आपने कोई मिस्टेक की होगी, क्योंकि ये इस तरह से नहीं आता। मैम यहाँ पे यस आपका मैम, मेरा यही आया है। आ रहा था, आपका 0, आपने यस मैम, मेरा 0.7 और 16 ही आया है। राबिया फिर आपने कोई मिस्टेक की होगी, कल एक दफा दिखा देना मुझे। ठीक है, यस मैम। चलो अभी आप लोगों का ये परफॉर्म SPSS पे इतना करना था, ये प्रोबेबिलिटीज नोट डाउन कर लो। जो बाकी का काम है ना वो यहाँ मैं अभी टाइप वैसे कर रही थी, ये भी ये मैंने इसको एडिट करना था। जो बाकी का काम है ना वो आप लोगों को मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगी।